ऐसे कौन से कर्म या पाप होते हैं? सुंदर स्त्री के बांझ रहने के पीछे पूर्व जन्म का कौन सा रहस्य छिपा होता है? ऐसे कौन से कर्म या पाप होते हैं जिनकी वजह से कलयुग में स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, कौन से पापों के कारण कलयुग में स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की बेटी राधिका रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और राधिका उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। राधिका बेहद खूबसूरत और गुणों से भरपूर थी। उसका स्वभाव सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस गांव पर राजा वीरभद्र का शासन था। राजा वीरभद्र अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांवों का दौरा करता था। एक दिन जब वह राधिका के गांव के पास से गुजर रहा था, उसी समय राधिका अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा वीरभद्र का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और राधिका से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही राधिका ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर राधिका के पिता अर्जुन बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा और हड़बड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हुई? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हारी कोई चूक नहीं है, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी राधिका मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गए। वह एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। यह सोचकर उन्होंने हामी भर दी। राजा वीरभद्र ने राधिका के विवाह के लिए भव्य तैयारियां की। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा ने एक साधारण किसान की बेटी से विवाह करने का निश्चय किया है। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हुआ और राधिका राजमहल आ गई। शादी के बाद के शुरुआती दिन बेहद सुखद थे। राजा वीरभद्र का राधिका के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। समय के साथ राधिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था। विवाह के 6 वर्ष बीत गए। राधिका का पुत्र अब 5 साल का हो गया था। लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे राधिका से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक अन्य महिला पर पड़ी जो राधिका से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद राधिका का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। राजा भी राधिका से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे राधिका की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। एक दिन नई रानी ने राजा को राधिका को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और राधिका को महल से बाहर कर दिया। राधिका बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। राधिका ने अपने माता पिता को अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देखकर वे बेहद दुखी हुए। उनकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय बाद राधिका की मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने अर्जुन को भी तोड़ दिया और वे भी संसार से चल बसे। राधिका अब पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया।
कहते हैं विपत्ति के समय धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी दौरान आदित्य नामक एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी राधिका के घर आता जाता था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वह राधिका से हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने का ढोंग करने लगा। राधिका, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद आदित्य ने राधिका से विवाह का प्रस्ताव रखा। राधिका, जो किसी सहारे की तलाश में थी, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। आदित्य ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने राधिका से कहा, तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहाँ का मेला बहुत मनोरम होता है। राधिका ने सोचा कि बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने आदित्य के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। आदित्य ने राधिका को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ राधिका का भी सौदा कर दिया। राधिका को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आदित्य ने राधिका को ऊंटों के पास बैठाकर कहा, मैं अभी आता हूँ, और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ राधिका को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। राधिका घबरा गई और चिल्लाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब राधिका को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने राधिका से कहा, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहाँ मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। राधिका ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। राधिका ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। राधिका की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपाकर जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच कोठे पर रहते हुए 13 साल बीत गए। अब उसकी उम्र करीब 40 साल हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी से भरा रहता था। एक दिन 21 साल का एक राजकुमार, जिसका नाम मानसिंह था, कोठे पर आया। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवाओ। मालकिन ने कई महिलाओं में से राधिका को दिखाया। राजकुमार ने राधिका को चुना और उसके कमरे में गया। राजकुमार के साथ समय बिताने के बाद राधिका ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानगढ़ देश का राजकुमार मानसिंह हूँ। मेरे पिता यहाँ के राजा हैं। ये सुनते ही राधिका के होश उड़ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जैसे पत्थर की मूरत बन गई। राधिका ने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। राधिका का दिल उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है? राजकुमार को राधिका के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद राधिका फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही आए? कहते हैं दोस्तों, कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार मानसिंह से मिलकर राधिका के जीवन में एक और गहरा घाव जुड़ गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से मारा और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। Last ball of the match, and that's been hit out of the stadium. What a catch! Changing the game with
उसने सोचा कि शायद राजकुमार राधिका को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने राधिका को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ राधिका? आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? राधिका ने रोते हुए कहा, हाँ, उसने उपहार दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकेगा। ये घाव मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। राधिका ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। उसने बताया कि राजकुमार मानसिंह कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे वह बचपन में छोड़ आई थी। आज उसी बेटे ने अनजाने में उसे अपमानित कर दिया। मालकिन यह सुनकर चकित रह गई और बोली, यह मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। राधिका ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहाँ रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमाई दी है। और आज जो तुम्हारे साथ हुआ, उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। तुम अब आजाद हो, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। राधिका ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, ये जानने के लिए ही मैं जिंदा हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी। राधिका कोठे से बाहर निकल आई। उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और न ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर